नमस्कार दोस्तों। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने जो 5वां दिन था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो रिफॉर्म्स हैं दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह की चीज़ें, पीएसयू वाला हो गया, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया, दैट इज़ कि जो राज्य सरकार के पास पावर होती है बोरो करने की। आपको पता है इस समय कोविड-19 की वजह से राज्य सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो उनको बोरो करने की ज़रूरत है, उधार लेने की ज़रूरत है। लेकिन राज्य सरकार की भी लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही वो उधार ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर राज्यों का फिजिकल डेफिसिट कैप कर दिया गया है 3% तक। ठीक है, मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 5% ऑफ आवर जीडीपी कर दिया है। अब ये पूरा मामला है क्या, काफ़ी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। यहां पर 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। दैट इज क्वेश्चन ये है कि राज्यों के पास जितना भी रेवेन्यू का सोर्स होता है उसमें सेकंड बिगेस्ट सोर्स कौन सा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहला सोर्स सबसे बड़ा होता है वो है आपका जीएसटी, स्टेट जीएसटी। आपको पता है जो राज्यों की रेवेन्यू होती है, ठीक है, स्टेट जीएसटी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। करीब जितना भी रेवेन्यू है उसका 40% के आसपास राज्यों के पास जीएसटी के थ्रू आता है, स्टेट जीएसटी। लेकिन सेकंड बिगेस्ट सोर्स कौन सा है? क्या वो लिकर सेल के थ्रू आता है? किस चीज़ के थ्रू आता है? लेट मी नो। इसका मैं आंसर वैसे इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको पता है, मैंने जैसा बताया कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, यहाँ पर रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इसको देखते हुए राज्यों का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, इसको देखते हुए यहाँ पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले से कदम लिया है। वो कौन कौन से कदम है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर सरकार का कहना है, यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो बजट में एस्टिमेट किया था कि राज्यों को हम करीब 46,000 करोड़ देंगे, ठीक है, ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं एडवांस में। ध्यान रखिएगा, ये जो अनाउंसमेंट किया गया था ये कोरोना वायरस के पहले किया गया था कि करीब हम 46,000 रुपीज़ जो टैक्सेस आता है हमारे पास वो हम देंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जो टैक्स आना था उतना तो आएगा नहीं अब। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पर कि हमने उसके बावजूद जितना हमने यहाँ प्रॉमिस किया था बजट के अंदर वो हमने ऑलरेडी दे दिया है, ताकि इससे जो स्टेट्स हैं वो उनको आसानी हो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दूसरा, यहाँ पर सरकार ने ये कहा, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, आपको पता है एक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर डिजास्टर रिलीफ फंड होता है। तो यहां पर स्टेट लेवल पर जो डिजास्टर रिलीफ फंड है वो सिर्फ डिजास्टर के समय यूज किया जा सकता है। तो सरकार ने यह अनुमति दे दी कि करीब 11,000 करोड़ का फंड जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में वो कोरोना वायरस पर खर्च कर सकते हैं। तो अगेन इससे भी सहूलियत हुई होगी सरकार को। नेक्स्ट, यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा राज्यों को दिया जा चुका है। और दूसरा, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था आरबीआई के द्वारा वेज एंड मींस एडवांसेस। इसके थ्रू क्या कर सकती है, राज्यों के पास काफी सहूलियतें होती है कि आरबीआई से एक अमाउंट वो बोरो कर सके। तो पहले ये 30% बोरो जितना होता था उसका डबल कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरली बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा। तो यहां तक क्या था कि अभी तक कर दिया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जो लिकर है इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी राज्यों के बीच में, क्या वो ओपन करना चाहिए कि नहीं। लेकिन फाइनली यहां पर 1-2 हफ्ते पहले से ही, जहां पर लॉकडाउन अभी बाकी चीजों के लिए नहीं खुला था लेकिन लिकर शॉप्स के लिए खोल दिया गया, और हमने काफी सारे अलग अलग सीन्स भी देखे थे। कुछ राज्य सरकार ने होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। लेकिन फाइनली यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जो लिकर सेल से जो रेवेन्यू आता है राज्य को उसको दिया जाए। तो एक तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सरकार को, राज्य सरकार को यहां पर लिकर शॉप्स भी खोलने पड़े क्योंकि उनके पास रेवेन्यू नहीं था। इसको देखते हुए फाइनली जो राज्यों की डिमांड थी, राज्य की क्या डिमांड थी कि एफआरबीएम लिमिट के अंदर जो
3% का लिमिट लगाया गया है, इसको एटलीस्ट 4% या 5% करना चाहिए। अब देखिए इसको पूरा मामला समझते हैं, क्या था ये एफआरबीएम है क्या। देखिए 1990 के बाद से अगर आप 2000 तक लेंगे ये पूरा साल, ये 10 साल आप लीजिए, तो यहां पर क्या हुआ था, हमारे भारत देश में जितने भी सरकार हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने काफी सारा बोरोइंग कर लिया। इसको देखते हुए बोरोइंग से क्या होता है, अगर आप बोरो करोगे आज के डेट में, ज्यादा उधार लेगी सरकार, तो आगे आने वाली जनरेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी देना है। अगर बहुत ज्यादा बोरो करेंगे तो जो डेवलपमेंट पे एक्टिविटी पे खर्च करना है वो कम होता जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई सरकार ज्यादा बोरो करती है उसका फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होता है। फिजिकल डेफिसिट आई थिंक कि आप में से अभी तक सबको पता लग गया होगा, बार बार मैं बताता रहता हूं, जितना भी एक्सपेंडिचर करती है सरकार और जितना भी रेवेन्यू है सरकार का, उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। और जो गैप आएगा, मतलब सरकार अगर 100 रुपए खर्च करेगी और रेवेन्यू 80 रुपए ही है, तो जो 20 रुपए है ये कहां से आएगा, ये बोरो करना पड़ेगा। तो यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम एक एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, फिजिकल रिफॉर्म बजट मैनेजमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा ये एक्ट 2003 में पास किया गया था पार्लियामेंट से। और इस एक्ट में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, आपको पता है दोनों सरकारें यहां बोरो करती हैं अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना 3% की लिमिट लगा दे। जितना भी हमारा जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती है। और वैसे ही जो राज्य सरकार है उसका भी जो स्टेट का जीडीपी है, ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे देश का जीडीपी होता है वैसे ही अलग अलग राज्यों का अलग अलग जीडीपी है। आप सबका जीडीपी मिला दोगे तो पूरे हमारे देश का जीडीपी बन जाएगा। तो जो राज्यों का अलग अलग जीडीपी है उनके राज्य का, उनका भी 3% से ज्यादा बोरो नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं हमारे देश की जीडीपी क्या है, वैसे तो 220 लाख करोड़ है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 200 लाख करोड़ है। ठीक है, ये हमारे देश की जीडीपी है 200 लाख करोड़, तो इसका 3% कितना होगा, 3% होगा 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ ये हमारा 3% होगा। तो एक साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती है अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये एफआरबीएम एक्ट में बोला गया, लेकिन ये पूरी अच्छी तरीके से पालन नहीं हुआ। हमको पता है कि इस समय 3.7 चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है अब कोरोना वायरस से ज्यादा जाने वाला है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, ये एक डिफरेंट मैटर है। आज हम बात कर रहे हैं राज्यों का। अब राज्यों का अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने ये लिस्ट लगाया है, महाराष्ट्र का आप देखिए, सबसे ज्यादा जो किसी राज्य की जीडीपी है वो है महाराष्ट्र की। कितनी है, 32 लाख करोड़। हमारे देश की कितनी है, अराउंड 200 लाख करोड़, लेकिन महाराष्ट्र की कितनी है, 32 लाख करोड़। तो महाराष्ट्र का जो जीडीपी है उसके राज्य का, उसका 3% कितना होगा, इट विल बी अराउंड 1 लाख करोड़। ठीक है, तो महाराष्ट्र कितना बोरो कर सकता है मैक्सिमम, 3% लिमिट के हिसाब से 1 लाख करोड़। वैसे ही तमिलनाडु को आप देखिए, इसकी जीडीपी कितनी है, 20 लाख करोड़, तो इसका 3% कितना हुआ, 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ से ज्यादा तमिलनाडु बोरो नहीं कर सकती है। तो यही मैं कह रहा हूं आपसे कि राज्यों के ऊपर भी 3% की लिमिट लगाई, सेंटर के ऊपर भी 3% की लिमिट लगाई। तो यहां पर राज्य सरकार का यह कहना था कि ये जो लिमिट है 3% का, आप इसको बढ़ाइए, क्योंकि हमें ज्यादा बोरो करना है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हमको ज्यादा खर्च करना है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब इसको देखते हुए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली यह कहा कि जी हां ठीक है, हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% करते हैं। अब देखिए इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। 2020-21 के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे, जो ओवरऑल टोटल राज्यों बोरो कर सकते हैं 3% के हिसाब से, वो कैलकुलेशन निकल के आता है करीब 6.4 लाख करोड़। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हमारी देश की जीडीपी 220 लाख करोड़ के आसपास है, इसी तरह से। ठीक है, तो ओवरऑल हम अप्रॉक्स में गिन रहे हैं। बार बार आप नंबर्स पे बहुत ज्यादा वो मत करना कि नहीं पॉइंट ये ऐसा हो गया, इधर हो गया, जी नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यहां पर जो राज्य बोरो कर सकते हैं 3% ऑफ देयर स्टेट जीडीपी, वो कितना आएगा, करीब 6.41 लाख करोड़। मतलब पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी मिला के कितना बोरो कर सकते हैं, 6.41 लाख करोड़। अब देखिए क्या होता है, यहां पर सरकार ने बोला कि हम लिमिट बढ़ा रहे हैं 3% से 5%। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो ज्यादा बोरो कर सकते हैं। जितना भी जीडीपी है पूरे देश का, उसका करीब 5%, मतलब कि 6.41 लाख करोड़ तो है ही है, और प्लस साथ में अब एक्स्ट्रा 4.28 लाख करोड़ यहां पर बोरो कर सकते हैं राज्य सरकार। मतलब कि दोनों को आप मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब 11 लाख करोड़। मतलब कि पहले करीब 6.5 लाख करोड़ वो बोरो कर सकते थे, अब राज्य
सरकार 11 लाख करोड़ बोरो कर सकते हैं। अब किसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे? उनके अपने अपने राज्यों की जीडीपी के हिसाब से, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 3% से ज़्यादा बोरो कर सकते हैं 5%, तो इसका मतलब क्या है, जो वो एक्स्ट्रा बोरो करने वाले हैं 4.28 लाख करोड़, क्या वो किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं? जी नहीं, इस पे कई सारे कंडीशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूं कंडीशंस क्या है। सबसे पहला यहां पर ये बोला गया कि 3% से जब आप अपना एक्स्ट्रा बढ़ाओगे 0.5% एक्स्ट्रा बोरो करोगे, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 3.5%। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये आप किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हमें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अब 3.5% से ये जो एक्स्ट्रा 1% खर्च करोगे इस पर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 1% में से 0.25%, 0.25%, 0.25, मतलब कि 4 बार ये अलग अलग चीज़ों पर ही खर्चा किया जाएगा। जैसे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? 0.2% ऑफ जीडीपी वन नेशन वन राशन कार्ड पर खर्च किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अभी तक जितने भी स्कीम्स लागू किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो भी अनाउंसमेंट किया गया है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप सभी चाहें देख सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर सरकार खर्च कर सकती है ये एक्स्ट्रा। फिर नेक्स्ट वाला 0.25 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे खर्च करेगी। अगला 0.25 पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करेगी। अगला 0.25 जो अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू है उसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3% से एक्स्ट्रा 0.5% किसी भी चीज़ पे खर्च किया जा सकता है जो बोरो करेगी। अगला 1% किस पे खर्च किया जा सकता है? ये इन 4 चीज़ों पे 0.25, 0.25 और आखिरी का ये 0.5% बचा, इसको सरकार ने ये कहा है कि ये जो आप 1% खर्च कर रहे हो यहाँ पर जिस पे 0.25, 0.25, अगर आप इन 4 में से कोई भी 3 टारगेट अचीव कर लेते हो, 3 टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो ही आप ये एक्स्ट्रा 0.5% बोरो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा इकोनॉमी का पार्ट था तो काफ़ी स्लो मैं आपको बता रहा था। अगर आप में से किसी को भी नहीं समझ में आया, वापस से ये वीडियो सुन लेना, ये वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, इसीलिए सरकार ने कहा है कि आप 3% से एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो 5% तक। लेकिन ये 5% कैसे हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अब लास्ट में याद है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है राज्यों का। पहला मैंने आपसे बताया था कि जो स्टेट जीएसटी आता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, स्टेट जीएसटी आप देखिए करीब 40% के आसपास। दूसरा जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये है आपका वैट, ठीक है। वैट आप देखिए 21%। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर वैट तो यहाँ पर जीएसटी में इंक्लूड हो चुका है। लेट मी टेल यू, अभी भी जो पेट्रोल और डीजल है, फ्यूल है, उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू और सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है। अगर आप सोच रहे हो लिकर के बारे में, तो लिकर आता है आपका 3rd नंबर पर, ठीक है। तो आई होप कि राज्यों का जो रेवेन्यू का पार्ट है ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको कुछ अगेन आज इकोनॉमी के बारे में जानने को मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और साथ में जिन लोगों को मुझसे इकोनॉमी पढ़ना था, 1000 MCQ इकोनॉमी का स्टैटिक कोर्स मैं लेकर आ चुका हूं। ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, अपना सीट बुक कर सकते हैं आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर। बहुत ही सरल शब्दों में जो कन्वेंशनल पार्ट होता है इकोनॉमी का, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आता हो, मेरा जो क्वेश्चंस होगा वो UPSC लेवल का होगा, ठीक है, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको अच्छे से टफ क्वेश्चन आप कर पाओ। प्लस साथ में आपको पता ही है मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स भी चलता है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं जाकर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।